सर का माइक म्यूट है। अच्छा, अब ठीक है, अब आ गई आवाज। ओके, तो आई थिंक मेरे पास जब बैकग्राउंड में अगर नॉइज बहुत ज़्यादा होती है तो ये मुझे ऑटो म्यूट कर देता है मेरा सिस्टम। राइट, तो ये इसकी अच्छी बात भी है, लेकिन अगर ये नोटिस देता है तो शायद मैंने अभी तक नोट नहीं किया। चलें ठीक जी, तो आपने पता नहीं कहाँ तक बात सुनी, ये बात सुन ली पूरी? बिल्कुल नहीं आई थी इसकी आवाज़, नहीं इस सेशन की बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। इस पूरे सेशन की आवाज़ नहीं आई या इस स्लाइड की? नो सर, अभी तक नहीं आई। पूरी सेशन की आवाज़ नहीं है। ये अभी शुरू हुआ है ना वाला सेशन। जी भैया, अब बताइए, अब आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो इस सेशन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई आपको? नो सर। ओके, ओके, ओके। ऑलराइट, ये सेशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? यहाँ से, इंस्टीट्यूट से? ऐसे ही है ना? सर मेरे ख्याल से यहीं से किया है। हाँ, यहीं से किया ठीक है, गया। ठीक है। ऑर्डिनेंस की हमने बात कर ली थी, और इंस्टीट्यूट जेल्स की हमने ये बात की थी कि इंस्टीट्यूट जेल्स हम उन जेल्स को कहते हैं जो कि असल में हमारे पास फार्मूलेशन जिनकी होती है सॉल्यूशन फार्म, सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस तरह की होती हैं, इन सॉल्यूशंस में इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि गिलानगम है, कोलाक्सम है, या सेलुलोज एसीटेट है, ये इस तरह के पॉलीमर्स हैं जो एक सर्टेन अगर केमिकल एनवायरनमेंट इनका चेंज होता है तो इन पॉलीमर्स की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, राइट जी। तो इन पॉलीमर्स की मदद से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद होती है। फिर जब इसको हम आई में एडमिनिस्टर करते हैं तो आई की कोई स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि पीएच भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकती है, उस चेंज की वजह से ये सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाती है जेल्स में। इसीलिए हम इसको कहते हैं इन सिटू जेल्स। वो जेल्स जहाँ पर के इन सिटू वहाँ कहते हैं हम जहाँ पर प्रोसेस उस जगह पर हो रहा हो जहाँ पर के वो डिज़ायर्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई जेल बनाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो जेल अगर हम ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर रहे बल्कि वो जेल बनता है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका मतलब होगा कि वो इन सिटू जेल है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं पे बन रहा है। तो इन सिटू फॉर्मुलेशंस बहुत सारी होती हैं हमारे पास, राइट जी। तो ये विस्कस लिक्विड है जो कि आई में एडमिनिस्टर करने के बाद बन जाएगा जेल में, ओके जी। और ये सिप्रोफ्लोक्सासिन, टिमोलोल, जेनसेक्लोवी और पाइलोकार्पिन के फ्लुकोनाजोल भी इसमें शामिल है, एग्जाम एग्जाम्पल जिनकी स्टडीज की जा चुकी हैं इंस्टीट्यूट जेल्स के लिए। कंटेक्ट लेंसेज जो है चलो मुझे दोबारा कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है अब आपको? आवाज़ दोबारा से यस डिस्टर्ब सर, नहीं हुई? ओके जी। आ रही है सर सर। आवाज़ आ रही है। तो कंटेक्ट लेंसेज जो है वो एक कॉमन चीज़ है, हम सब लोग जानते हैं कंटेक्ट लेंसेज जो है अमूमी तौर पे हम आइस प्रोटेक्शन और कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं कंटेक्ट लेंसेज को। अब अगर ये कंटेक्ट लेंसेज हमारे पास सॉलिड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस की एग्जाम्पल में शामिल है। इन कंटेक्ट लेंसेज के ऊपर अगर हम किसी ड्रग की कोटिंग कर दें, ड्रग को एब्जॉर्ब करवा दें, तो वो कंटेक्ट लेंस जो है
जब आई में एडमिनिस्टर किया जाएगा, आई में लगाया जाएगा, इंस्टिल किया जाएगा, तो आई से कंटेक्ट में आने के बाद वो ड्रग जो है वो रिलीज होती रहेगी उस कंटेक्ट प्लेन से, आइस में रिलीज होती रहेगी और अपना जो थेराप्यूटिक इम्पैक्ट है वो प्रोवाइड करती रहेगी। ये एक मेडिकेटेड कंटेक्ट लेंसेज जो है वो टिमोलोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डेक्सामेथासोन और साइक्लोस्पोरिन के लिए स्टडी किए जा चुके हैं अभी तक। अच्छा जी, देन वी हैव इंसर्ट्स भी हमारे पास ओक्यूलर इंसर्ट्स जो है वो सॉलिड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस फॉर्म है। ये सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के तौर पे बनाए जाते हैं। फ़ायदा इनका ये रहता है कि ये जब तक इस आई में मौजूद रहते हैं ये सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में मौजूद रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डिसॉल्व होते रहते हैं। इनकी जो सरफेस आई फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होती है उसके साथ वो डिसॉल्व होते रहते हैं और अपना थेराप्यूटिक एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर हम ओक्यूलर इंसर्ट्स को कंपेयर करें सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से तो उनके मुकाबले में इसकी डोजिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्यों एक्यूरेट होती है कि ये ड्रग आँख से बाहर फ्लो नहीं कर पाती, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, आस्ते आस्ते रिलीज हो रही है, अपना काम कर रही है। अगर सॉल्यूशन सस्पेंशंस वगैरह हों और उसको लिक्विड फॉर्म में जब इंस्टॉल किया जाए आई में तो उसमें से अक्सर 1 से 2 ड्रॉप आँख से बाहर आ जाते हैं। अगर आई ब्लिंक करे तो ब्लिंक करने की वजह से भी मेडिसिन बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से डोज एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होता उमूमन उसमें। तो ओक्यूलर इंसर्ट्स में एक्यूरेट डोजिंग मिलेगी। ठीक है जी, स्लो सब्सटेंस रिलीज होगा, आस्ते आस्ते कंस्टेंट रेट पे अपना काम वो करता रहेगा। Then we have soluble ophthalmic drug inserts. Soluble, ये भी solid ophthalmic forms में है। अब यहाँ ये हमारे पास ये जो ocular inserts है ये soluble नहीं है, यानी कि ये आहिस्ते आहिस्ते डिजोल्व होके अपना काम करते रहेंगे, जबकि ये soluble है। ठीक है, soluble ophthalmic drug inserts, soluble inserts हैं in the form of small oval wafers। जैसे ये wafers जो हमारे पास एक कंज्यूमर आइटम होता है, इस तरह की एक बहुत छोटा ओवल वेफर बना दिया जाता है। ठीक है जी, एक्राइलामाइड, विनाइल पायरिडोन और इथाइल एक्राइलेट से बनाया जाता है। जब इसको कंजक्टिवल सेक में अप्लाई किया जाता है तो वो मॉइस्चर गेन करते हैं टीयर फ्लूइड से मॉइस्चर गेन करके और सॉफ्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट होकर फिर एडियर हो जाते हैं आई बाल सरफेस। अच्छा, अब ये जो ओरिजिनली बनाया गया था डोजेज फॉर्म सोल्यूबल ऑफ्थेल्मिक ड्रग इंसर्ट्स, ये ओरिजिनली जो डेवलप किया गया था वो बनाया गया था एस्ट्रोनॉट्स के लिए। अब ये सोल्यूबल भी है लेकिन सोल्यूबल होने के साथ साथ ये एडियर हो जाता है आई के साथ, यानी कि ये इस तरह का डोजेज फॉर्म है। एक छोटा ओवल वेफर या बीड या यूँ समझ लेंगे चावल के दाने के बराबर जितनी चीज़ है, इसको आई में जब इंस्टॉल किया तो आई में जो टीयर फ्लूइड है उसका मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट मास बन गया और सॉफ्ट मास बन के आई के साथ चिपक गया। ठीक है जी, तो अब उस पर जो लिक्विड का जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को जो प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन जो है उनको यहाँ से मिल गया। अच्छा जी, चलो and then we have solid ophthalmic preparations में artificial tear inserts, artificial tears का नाम आपने यकीनन जो है मार्केट में कभी न कभी सुना होगा। भाई जब अटेंडेंस मार्क होगी तो मार्क हो मैं कर लूँगा, मार्क होगी तो मार्क हो जाएगी और इसमें कोई पेपर के ऊपर मार्क होगी नहीं होती, जिस तरीके से मार्क होती है उसमें इंडिविजुअल किसी की बाहर से मार्क करना असल में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मेरी तरफ से जो है वो दिल की अथाह गहराइयों से जो है बराए मेहरबानी आप माजरत कबूल करें। स्नैपशॉट की फॉर्म में अटेंडेंस होती है, ईदर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर।
बस ये डिफरेंस है उसमें। मैं किसी भी तरह से एक सॉफ्ट फाइल में ये नहीं लिख सकता कि किसकी लाइट नहीं थी, किसका इंटरनेट नहीं था। यहाँ तो आप थे, यहाँ तो आप नहीं थे, दो में से एक ही बात हो सकती है ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ अटेंडेंस। मैकेनिज्म ऐसा है, तो मेरे लिए इस मैकेनिज्म में पॉसिबल नहीं है कि मैं वजूहात के साथ अटेंडेंस किसी की लगाऊंगा कि ये अगर है तो उसकी वजह ये है और अगर ये नहीं है तो उसकी वजह ये है। उसके लिए भाई मेरी माजरत आप कबूल कर लें। राइट जी, तो आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट्स ये हमारे पास लिक्विड में भी आते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो सॉलिड वाले को जो है डिस्कस किया है। लॉन्ग है, रोड शेप्ड पैलेट हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। जब आई में ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो ये सराउंडिंग्स में जो मॉइस्चर जो मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब करके और स्वेल कर जाते हैं। उस स्वेलिंग की वजह से जो ड्राइनेस है आई की, उस ड्राइनेस में जो है वो कमी आती है। जो आर्टिफिशियल टीयर्स लिक्विड फॉर्म में है वो मॉइस्चर बाहर से ही अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, अपनी एज अ प्रोडक्ट में लेके जा रहे होते हैं, जबकि जो सॉलिड आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट्स हैं वो आई के अंदर का जितना भी उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है उसी की हेल्प से जो है वो ड्राइनेस को कम करता है। अच्छा जी, नेजल प्रिपरेशन और ऑटिक प्रिपरेशन में अब हमारे पास सिर्फ 2 स्लाइड्स बची हैं। टाइम हमारे पास है, ठीक है, 5 से 6 मिनट है सर जी। इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलता तो इसको फौरन यूज़ करना होता है, इससे शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है ना। इसकी बात कर रहे हैं आप आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट्स की? जी हाँ, अगर आप पैकेजिंग अगर उसकी ओपन हो गई है तो ऑब्वियसली उसको जो है वो डायरेक्टली इंस्टेट कर देना है उसको। किसी तरह से फिर ये नहीं हो सकता कि बेटा कोई सोच रहा हो कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। सही है, ठीक। ठीक है, ये देन नेजल प्रिपरेशन और ऑटिक प्रिपरेशन ये हम एक एक स्लाइड में इनका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी थोड़ी सी इनके मुख्तलिफ बातें वो हम 2 स्लाइड में देख लेते हैं, देन हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, तो वो तमाम ड्रग्स आल दो कि ये इट सेल्फ नेजल प्रिपरेशंस ये अलग अलग से चैप्टर्स मौजूद हैं, बुक चैप्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारी इसके हवाले से सर इंफॉर्मेशन है। इनकी जो सर अपनी वो डिवाइसेस हैं उनकी भी अपनी जो है ना एक साइंस है। जी बोलिए भाई, कौन? सर प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत तभी पड़ती है जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ओपन हो, वरना अगर सील्ड हो तो फिर ज़रूरत नहीं है प्रिजर्वेटिव की। जी हाँ, अगर सील्ड हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सील्ड हो मल्टीपल यूजेज के लिए, मल्टीपल यूजेज के लिए मल्टीपल यूजेज के लिए जैसे आई ड्रॉप से, अगर आई ड्रॉप कोई ऐसा ड्रॉप है कि उसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है, बोतल ओपन की, ड्रॉप डाला, अब उसको फेंक देना है, तो अब उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। सही है। ठीक है जी, लेकिन आई ड्रॉप ऐसा है जिसमें कि आप मल्टीपल टाइम्स को यूज़ करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है। बाकी पे डिपेंड करता है, लेकिन ड्रग अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि उसमें पॉसिबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रो करने की। 2 चीज़ें हैं, एक है कंटामिनेशन, एक है माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है किसी भी डोजेज फॉर्म में, उसमें प्रिजर्वेटिव जाएगा, चाहे वो सिंगल यूटिलाइजेशन के लिए हो या मल्टीपल के लिए हो। अगर सिंगल, चूंकि स्टेराइल प्रोडक्ट होती है, इसकी पैकेजिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टेराइल होती है, इसकी पैकेजिंग भी स्टेराइल होती है। स्टेराइल का आइडिया है ना आपको? स्टेराइल का सर यस सर, नो बस माइक्रोबियल ग्रोथ ना। बस जब मैन्युफैक्चरिंग भी स्टेराइल हो गई और जब उसकी पैकेजिंग भी स्टेराइल हो गई तो अब उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसने मल्टीपल टाइम यूज़ होना है तो कंटामिनेट होगा, इस वजह से प्रिजर्वेटिव डालता है। लेकिन सर अगर सील्ड भी होगा तो फिर भी टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही ना। लेकिन टेम्परेचर के टर्म जो काम है वो प्रिजर्वेटिव से नहीं है, वो तो उसका स्टेबलाइजर से है। वो स्टेबलाइजर्स अलग है। प्रिजर्वेटिव से हमारा मतलब होता है, टिपिकली हमारा मतलब होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने वाला एजेंट। टेम्परेचर का काम प्रिजर्वेटिव का नहीं है, वो स्टेबलाइजर्स का है। ठीक है, ओके सर।
सही है जी। तो नेजल प्रिपरेशंस के जो सिर्फ डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात हो सकती है। उन डिवाइसेस की जो बेसिक मैकेनिज्म और बेसिक इंजीनियरिंग है वो आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी आपको पता होनी चाहिए, वो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन रखी है नेज़ल की भी और ओटिक की भी। तो नेज़ल प्रिपरेशंस वो तमाम प्रिपरेशंस हैं जो कि इंट्रोड्यूस की जाएंगी थ्रू द नेज़ल पैसेज। ठीक है, प्राइमरीली लोकल अफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से रैपिड एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है, पर्टिकुलरली जो ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ब्रेन रिलेटेड तो ब्रेन को डिलीवर की जाने वाली प्रोडक्ट्स भी यूज़ की जा सकती हैं नेज़ल पैसेज के थ्रू। और लोकल अफेक्ट्स वाली ज़्यादातर हमारे पास नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स होती हैं, एंटी एलर्जिक्स होती हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो नेज़ली हम एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक जी। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन जनरली होती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। क्यों होती है कि नेज़ल में जो ब्लड सप्लाई की जो बेडिंग है ब्लड सप्लाई की, वो बहुत ज़्यादा रिच है नेज़ल एरिया में और नेज़ल लाइनिंग में, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग की वो भी यहाँ से अच्छी पॉसिबल है। और इसी वजह से बहुत सारी ड्रग्स ब्रेन के लिए भी डेवलप की जा रही है नेज़ल रूट के थ्रू। अच्छा जी। तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ की जाती है बहुत सारी ड्रग्स के लिए, इंक्लूडिंग कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ये वाली ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक है प्रोप्रानोल, साइनोकोबालामिन जो है वो हेप्टोकोइटिक है जो कि नेज़ल रूट से एडमिनिस्टर की जा रही होती है। ठीक है जी। निफालिन एसीटेट एंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट है, और निकोटीन भी नेज़ल रूट से एडमिनिस्टर की जा सकती है। ये एग्जांपल्स थी हमारे पास सिस्टमिक की। बाकी जो लोकल है वो हमारे पास सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स की है। ओके जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत रिसर्च पे जो है वो काम हुआ है। इंसुलिन का नेज़ल रूट के थ्रू जो है उनको एडमिनिस्टर करना, पाउडर फॉर्म में इंसुलिन बनाई जाती है और उसका जो है वो एक डिवाइस के थ्रू पफ लिया जाता है और उससे देखा जाता है कि इंसुलिन चूँकि इंसुलिन हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं रूटीन में, सबक्यूटेनियस उसका इंजेक्शन लगता है। अब इंसुलिन का मतलब ये है कि जो पेशेंट इंसुलिन पे चला गया है वो अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इंसुलिन उसने लगानी है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही होना है। तो उसने लगानी है तो इसका मतलब ये है कि उसके तो अगर वो अपने एब्डोमेन के मसल्स के ऊपर उसको लगाता है तो उसका पेट कुछ सालों में छल्ली हो जाएगा, है ना, इंजेक्शन लगा लगा। होगा या नहीं होगा भाई? हो जाएगा। अल्टरनेटिवली क्या करें जी? अब अल्टरनेटिवली बचता है ओरल रूट में मसला ये है कि इंसुलिन चूंकि पेप्टाइड है, ये इंसुलिन सर्वाइव नहीं कर सकती गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एनवायरनमेंट है उसको सर्वाइव उसको नहीं कर सकती। तो इसलिए नेज़ल रूट के ऊपर जो है इसका काम हुआ है कि इंसुलिन को नेज़ली जो है वो एडमिनिस्टर किया जाए। ठीक है जी। फ्रिक्वेंटली इनको एप्लीकेटर के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। ड्रॉपर की कोई बोतल होगी या अगर स्प्रे के लिए हैं तो कोई स्प्रे डिवाइसेस होंगी। और ये जो डिवाइसेस हैं ये इटसेल्फ इनकी अपनी डोजेज फॉर्म में एक साइंस मौजूद है, इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओटिक प्रिपरेशंस सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशंस हैं, इमल्जेंस हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्प्रेस की फॉर्म में हो सकती हैं, जो कि एयर कैनाल या मिडिल ईयर के इन्फेक्शंस, उनकी वॉशिंग, उनकी वैक्सिंग वगैरह को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। ठीक है जी। ओके, और इसमें क्या बात है, जेल भी होते हैं ओटिक प्रिपरेशंस में, जेल भी बनाए जा सकते हैं, क्रीम भी बनाई जा सकती हैं, ऑइंटमेंट भी होते हैं, पाउडर्स भी होते हैं, स्टिक्स भी होती हैं। और बफर्स को हम सॉल्यूशन ही कह सकते हैं, बजाय कि हम उसको बफर्स को सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। एक या इससे ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। टोनिसिटी इसकी एयर एनवायरनमेंट से होनी चाहिए, पीएच एडजस्टमेंट होनी चाहिए और विस्कोसिटी और सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी एक्सिपिएंट हमें सूट करेंगे वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो पहले हम ये हमने ले लीजिए अटेंडेंस ले ली हमने। जी भैया, आप बताइए आगे किसी का कोई सवाल। जी भाई, कोई सवाल है किसी का या क्लोज करें हम सेशन? ठीक है जी, बाकी जो अटेंडेंस की देखें बात है, अटेंडेंस जो है वो स्नैपशॉट की फॉर्म में होती है और इसके ऊपर जब एट द एंड ऑफ सेमेस्टर मैं इसको बैठ के कंपाइल करूँगा, राइट जी। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इस पर कोई मार्किंग कर सकूँ कि जी इसका ट्रांसफार्मर ख़राब था, या इसके पास लाइट नहीं थी, इसके पास जो है वो बारिश हो रही थी, जो भी कोई रीज़न है इसका मेरे पास प्रैक्टिकली कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए मेरी तरफ से भी माजरत है तमाम लोगों से। जी आवाज़ आ रही है, बताइए, कोई सवाल है तो बताइए भाई, वरना हम क्लोज करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जिन्होंने एक्सक्यूजेस भेजी हैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि भाई मैं आपको 2 से 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2 से 3 मरतबा मैं आपको ये ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो इस चीज़ पे जो है ना आप थोड़ा ध्यान रखिए। और क्लास से रिमूव करने के बाद आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अदरवाइज आपका कुछ ठीक नहीं है, ये कौन सी बात है? अगर आपके पास कुछ ठीक नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को बैठ के संभालिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।